हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 15 अप्रैल 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूज़ जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस ने इंडो पैसिफिक की जो टर्म है या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेट करने के लिए एग्रीमेंट अपनी तरफ से दे दिया है। बट दूसरी तरफ म्यांमार में जो मिलिट्री कू हुआ है उसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस तो वहाँ पर मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि इंडिया का स्टैंड इनसे थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इंडिया का नेबरिंग कंट्री है म्यांमार। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ के थ्रू। दूसरा, देखो कोविड-19 केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लास 12th की जो बोर्ड एग्जाम्स है देखो उनको तो एक बार होल्ड पे रख दिया, और क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम्स है उनको बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया गया है, और हो सकता है कि जून में क्लास 12th के एग्जाम्स हो जाएं। तो एक तो ये कोविड-19 का असर फिर से एजुकेशन पे आ गया सीधा सीधा। एक तो ये बात है, डिस्कस करने लायक नहीं है, पर आप देख सकते हो साइड इफ़ेक्ट्स देखो कि अभी भी हम इस बीमारी को, इस मर्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूल के जो ऑनर्स हैं उन्होंने ये कहा, बोले कि जब मार्च अप्रैल की ये जो टाइम अभी रिसेंटली गया है 15 मार्च से 15 अप्रैल तक का, बोले ये एक विंडो स्पेस था जब सीबीएसई को अपने बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट करवा लेना चाहिए था। बोले हम लोगों से कंसल्ट ही नहीं किया, तो ये भी एक कम्युनिकेशन गैप का असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो डॉक्टर रेड्डी जो है वो स्पुतनिक वी का जल्दी से अब प्रोडक्शन और लार्जर स्केल पे करेगा, जिससे कि आने वाले इसी क्वार्टर में, ये जो अभी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिजिकल ईयर 2021 एंड 22 चल रहा है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में स्पुतनिक वी वैक्सीन कैंडिडेट अवेलेबल हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें से कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, मेन जो कंटेंट है वो एक आर्टिकल ही है फ्रंट पेज से। इसके अलावा आप देख सकते हो जो हम नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे वो है तिहाड़ जेल की। देखो तिहाड़ जेल साउथ एशिया में सबसे बड़ी जेल है जहां पर 10,000 से ज़्यादा इनमेट्स एक साथ रहते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या था, जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था पिछले साल, तो जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी थी जैसे एचआईवी, कैंसर या किडनी की कोई डिसफंक्शनल इशू या फिर कोई डायलिसिस की रिक्वायरमेंट हो, हेपेटाइटिस बी, सी, अस्थमा, टीबी, ये कोई भी कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित कोई भी पीड़ित था, कोई भी बीमार जो कि जेल में था, तो उन लोगों को पेरोल पे छोड़ दिया गया था। कोविड पेरोल उसको बोला गया था। तो ऐसे में जिन लोगों को छोड़ा गया था उनमें से लगभग 3,500 जो इनमेट्स हैं, जो जेल में रहने वाले कैदी थे, वो अभी मिसिंग हैं, वो वापस नहीं लौटे हैं। तो इस चीज़ के लिए तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस से हेल्प मांगी है कि इनको ट्रेस करने में वो हेल्प करें। ठीक है, तो तिहाड़ जेल से रिलेटेड ये इशू था, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं तो डिस्कस नहीं करेंगे। आगे चलें। तो आर्टिकल तो, न्यूज़ तो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बस एक सेंस ले लेते हैं कि अभी जैसे ही रशिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इंडिया की यात्रा पे आए और उसके बाद में इस्लामाबाद चले गए, तो उसको लेकर के अभी यहाँ पर हमारे यहाँ पर इंडिया में जो रशियन एनवॉय है, एम्बेसडर ऑफ रशिया हैं, उन्होंने ये कहा कि एक तो इंडो पैसिफिक टर्म जो है ये बोला बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसमें ये बोला जा रहा है इनके द्वारा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इंडो पैसिफिक टर्म को नरेट किया है और वो कहीं ना कहीं इंडिया के थ्रू यहाँ पर अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना चाह रहे हैं। तो इसको इस स्ट्रेटजी को डेंजरस बताया जा रहा है रशिया के द्वारा। दूसरी तरफ चाइना का जो रिलेशन है उसको और ज़्यादा हाईलाइट करने की बात की जा रही है। बोला रशिया और चाइना के रिलेशन एक अलग तरीके के हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं रशिया के साथ में वो अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं रशियन, जिनका नाम है निकोले कुदाशेव, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कुछ भी रिलेशन है पाकिस्तान के साथ दैट इज़ वेरी इंडिपेंडेंट, और इंडिया एक ट्रस्टेड पार्टनर हमेशा से बना रहा है। तो इंडिया का रिलेशन के साथ में पाकिस्तान के रिलेशन को आप बिल्कुल भी कॉन्फ्लिक्ट में मत लेकर के आओ, ये चीज़ इन्होंने अपनी तरफ से कही है। तो डिस्कशन का तो देखो मुद्दा कुछ ज़्यादा है नहीं, कुछ काम की चीज़ है नहीं, बस एक थोड़ा सेंस लेना था, ले लिया। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ B.1.617 वेरिएंट। अभी जो महाराष्ट्र में केसेज आए हैं, तो अभी जो नया म्यूटेंट दिखा है वायरस का, उसका ये वेरिएंट कंसिडर किया जा रहा है, राइट। तो इस वेरिएंट का क्या स्ट्रेन है, क्या इस पर वैक्सीन काम कर पाएगा, ये चीज़ें हम इस पूरे आर्टिकल में जानेंगे, और इस सर्ज में इसका कितना रोल है इस कोविड-19 के B.1.617 वेरिएंट का।
दूसरा आप देखोगे कि 2 स्टेट्स हैं, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, 3 स्पॉट्स हैं, 3 जगहें हैं, और बताया जा रहा है कि हनुमान जी की बर्थ प्लेस कौन सी है। जैसे ही अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया तो इधर हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ, हनुमान जी की जन्मस्थली कौन सी जगह है, उसके लिए कर्नाटका और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच में खींचतान चल रही है। तो थोड़ा सा इसमें देखेंगे उन लोकेशंस के बारे में। तीसरा आर्टिकल है दैट इज़ अबाउट कि रुपी जो है वो इस महीने 9 महीने में बिल्कुल लोवेस्ट लेवल पे अभी परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो जानेंगे कि क्यों ये लो लेवल पे जा रहा है और आने वाले टाइम पे और कितना डाउन वैल्यू हो सकती है रुपए की, वो और जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो वहाँ हमने मिस किया है। अब सीधा इकोनॉमी पेज पे आ गए हैं। इकोनॉमी पेज पे अगर हम देखें तो कल जो NCLT का जो एक ऑर्डर था जिसमें ये कहा था कि स्पेक्ट्रम जो है टेलीकॉम कंपनीज के पास में वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो उसी चीज़ को थोड़ा और माइन्यूट वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इस ऑर्डर के क्या मायने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे ये ट्रैवल से रिलेटेड है, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इन्फोसिस के क्या शेयर हमें क्या लेना देना है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक फंडिंग्स राइज कर रही है, क्योंकि कैसे भी करके गवर्नमेंट अपने पास में जो टारगेट रखा है मार्केट से पैसा उठाने का, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल या फिर जो भी पब्लिक फंडिंग करनी है सरकार को वो कर सके, तो उससे रिलेटेड है। डेटा है, बिल्कुल काम का नहीं है। और इधर आप देखोगे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने अपनी तरफ से प्राइस रिवीजन की बात की है कि जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है, 2 साउथ इंडियन रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी, बोलो वहाँ पर गैस वाले जो रीजन्स हैं, ठीक है, जो बेसिन है जहाँ पर गैस का प्रोडक्शन हो सकता है नेचुरल गैस का, तो बोलो वहाँ की उन बेसिन्स को हम अलॉट कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट कंपनीज को। इससे क्या होगा, डोमेस्टिक आउटपुट ऑटोमेटिकली राइज होगा, तो हम बाहर से जो गैस का इंपोर्ट करते हैं उस पर रिलायंस हमारी कम हो जाएगी। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ है। तो बेसिकली 2 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर पर डे के हिसाब से ये, और एक तरीके से फील्ड जो है नेचुरल गैस का वो जून एंड तक देने की बात की जा रही है ONGC के द्वारा। तो डोमेस्टिक गैस, नेचुरल गैस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है। तो हमारे लिए एक तो ये हो गया कि ये जो कृष्णा गोदावरी बेसिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहाँ पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस होने का पूरा स्कोप है, वहाँ पर बहुत बड़े स्टोरेज और रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है। और बाकी तो देखो डेटा है, इतना कुछ काम का है नहीं। तो अब जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस ये तीनों एग्री हो गए हैं इंडो पैसिफिक पे, बट म्यांमार पे एग्रीमेंट नहीं आ पाया। तो एक तो सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की तरफ से आया वो ये कि इंडो पैसिफिक को अगर कोई दूसरा कंट्री ये कहे कि ये एशियन नेटो क्रिएट किया जा रहा है, तो बोले ये केवल और केवल माइंड गेम खेला जा रहा है। ये दूसरे कंट्रीज़ की मेंटालिटी निकल के आ रही है। हमारे लिए ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है। हमारा जो क्वाड का जो ऑप्शन है या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया की अभी जो खुद की स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ आगे चलने वाली है, क्योंकि डेमोक्रेटिक मैनर में जब इंटरनेशनल लॉज को इम्प्लीमेंट करना शुरू हो जाएगा तो वही चीज़ इंडिया कहीं ना कहीं चाह रहा है और वही चीज़ दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज चाह रहे हैं, जिनमें अब फ्रांस एक नया नाम ऐड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि एशियन नेटो की स्टेटमेंट किसने दी थी, चाइना ने, और चाइना की इसी बात को फिर बाद में रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए तो उन्होंने भी यही बात कह दी। तो कहने का मतलब ये है कि इंडो पैसिफिक वाली पॉइंट के ऊपर तो देखो ये तीनों कंट्रीज कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, तीनों की तीनों डेमोक्रेसी है, तीनों की तीनों एग्री कर गई। बट म्यांमार का जब मुद्दा है ना, तो हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो ये कि देखो इंडिया का जो स्टैंड रहेगा वो बिल्कुल यूनिक रहेगा, क्योंकि म्यांमार हमारा एक पड़ोसी कंट्री है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेटिक मैनर में ही वहाँ पर सरकारें चले, बट वहाँ पर अगर मिलिट्री रूल भी रहता है तो हम मिलिट्री के साथ में भी हम हमारे टाइज को ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली है क्या, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, तो हम म्यांमार को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है B.1.617 वेरिएंट
और इसका सर्ज से रिलेटेड। तो बेसिकली है क्या ये मुद्दा, वो देखते हैं। देखो, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उनके पास में महाराष्ट्र में अभी जो ये लास्ट वीक डेटा कलेक्ट किया गया, जिनोम्स कलेक्ट किए गए थे, वायरस सैंपल्स कलेक्ट किए गए, और उन वायरसेस के लगभग 361 जीनोम सीक्वेंसिंग की गई। ठीक है, जितने भी सैंपल्स आए थे उनके, तो उनमें से आप देखोगे लगभग 220 ऐसे इन्फेक्शन के केसेस आए जो कि डबल म्यूटेंट वायरस थे। मतलब एक वायरस जिसका एक बार चेंज हुआ और उसके बाद में एक बार और चेंज हो गया, तो डबल म्यूटेंट वायरस से इन्फेक्टेड केस आए 361 में से कितने, 220, लगभग 61%। तो आप देखोगे ये बहुत ही एक नया केस है, इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात है कि ये B.1.617 है क्या। ये बेसिकली SARS-CoV-2 का एक वेरिएंट है, एक जिसके टू म्यूटेंट हैं। एक तो कौन सा, E484Q, और दूसरा है L452R। आप ये देखोगे ये दोनों के दोनों नॉर्मली ये बेसिकली SARS-CoV-2 के ही वेरिएंट है दोनों। ये दोनों के दोनों सेपरेटली मिले थे, बट अभी जब इंडिया में ये केसेस आने लग गए ना महाराष्ट्र में, तो ये दोनों के दोनों एक ही पेशेंट में मिल गए। तो आप देखोगे डबल म्यूटेंट वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। आपने इमेजेस देखी हैं कोरोना वायरस की, तो उसमें क्या होती है, जो स्पाइक्स निकली रहती है ना बाहर की तरफ, उन स्पाइक्स से आप देखोगे ये प्रोटीन कंटेंट जो है वो अपने आप को चिपका लेता है ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स हैं उनके साथ में। तो ये जब डबल म्यूटेंट वाला कंटेंट हो गया, जिसमें हम बोल रहे हैं एक तो E484Q और दूसरा अपने पास में क्या था, L452R, तो दोनों के दोनों क्या है, कोरोना वायरस में वेरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रोटीन के थ्रू चिपक जाते हैं ह्यूमन सेल्स में, और ह्यूमन सेल्स में एंटर होने के बाद में फिर बाद में इन्फेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो अगर देखें E484Q का जो म्यूटेशन है ना, वो तो देखो यूके में जो वेरिएंट मिला था उसके सिमिलर है, और सिमिलरली जो L452R है वो साउथ अफ्रीका का जो कोरोना वायरस का वेरिएंट मिला था उसके सिमिलर बताया जा रहा है। अब बात यह आ जाती है कि ये वेरिएंट मिला कहाँ, तो ये महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन से ये डेटा कलेक्ट किया गया था, वहां पर ये देखने को मिला। अब बात यह आ जाती है कि क्या ये वायरस पहले के वायरसों से या पहले के जो वेरिएंट थे उनसे ज़्यादा वायरुलेंट है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी कोई एविडेंस है नहीं। वायरुलेंट का मतलब होता है कि वायरस की टेंडेंसी होती है ना, उसको वायरुलेंट बोल दिया जाता है। वो कैसे, कि अगर वायरस का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि ह्यूमन बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको भी ओवरकम कर जाए, और उसके बावजूद एंटीबॉडीज़ होने के बावजूद वो ह्यूमन को सिक कर दे, बीमार कर दे, तो उसको बोलते हैं वायरुलेंट बिहेवियर ऑफ वायरस। तो ऐसे में अभी तक ये जो B.1.4617 है, इसका अभी तक कोई देखो डेटा अभी अवेलेबल है नहीं, बट हाँ एनेक्डोट्स बहुत सारे निकल रहे हैं कि ये जो वायरस है ना, ये स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, जल्दी स्प्रेड हो रहा है, और साथ में आप देखोगे कि हॉस्पिटलाइजेशन की डिमांड है वो भी बढ़ती चली जा रही है। अब बात क्या रही है कि ये अभी तक कितना फैल चुका है, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की अगर बात करें तो उन्होंने बोला है कि अभी हमारे पास सैंपल्स बहुत कम है, और वो भी पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के डेटा हैं, तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ये बात कह नहीं सकते हैं। अब बात ये आ जाती है, देखो और तो बाकी इतनी काम की चीज़ें हैं नहीं, फिर काम की बात आती है कि क्या ये वायरस वैक्सीन को भी ओवरकम कर देगा, वैक्सीन के इफेक्ट को भी इग्नोर कर देगा। तो इसके लिए बोला डेटा देखो लिमिटेड है। कुछ लोगों के अंदर तो देखो फर्स्ट डोज जब वैक्सीन की मिली तो उसके बाद में भी कुछ इन्फेक्शन देखने को मिला, बट जैसे जैसे जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाएगी, सैंपल्स जो लिए हुए हैं उनकी, तब और ज़्यादा डिटेल हमारे पास में आ पाएगी। देखो यूके का वेरिएंट है ना, यूके वाला जो वेरिएंट है, यूनाइटेड किंगडम में जो कोविड-19 का जो वेरिएंट क्रिएट हुआ म्यूटेशन के बाद में, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, बहुत स्पीड से कम्युनिकेट करता है, बहुत जल्दी केसेस बढ़ाते हैं कोविड-19 के। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है, उसकी प्रॉब्लम क्या है कि वो वैक्सीन को भी ओवरकम करने में सक्सेसफुल हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जब दोनों का म्यूटेंट हमारे यहाँ पर मिल गया तो डर तो है, पर बस वही बात है, थोड़ा डेटा एनालाइज और हो जाए तब क्लैरिटी आएगी कि कितना डेडलीस्ट है ये वाला वेरिएंट B.1.617 वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज अबाउट हनुमान जी की बर्थ प्लेस। तो इसमें 2 स्टेट्स हैं और 3 स्पॉट्स हैं, दोनों में एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है।
क्योंकि जैसे ही राम मंदिर अयोध्या में बनना शुरू हुआ है तो बोला हनुमान जी कहाँ पैदा हुए थे, तो राम भक्त हनुमान के लिए पता करना तो ज़रूरी हो ही जाता है। तो एक तरफ तो कर्नाटक अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है, तो दूसरी तरफ से आंध्र प्रदेश अपनी तरफ से क्लेम कर रहा है। तो कर्नाटका की क्लेम तो ये है कि जो ये क्या नाम है, अंजयानाद्री हिल्स जो हैं, जो कि तुंगभद्रा रिवर की वैली के आसपास में लोकेटेड है, हम्पी जो कि कर्नाटका में है, बोलो वहाँ पर ये लोकेटेड है, बोलो वहाँ पर जन्म हुआ था हनुमान जी का। क्योंकि रामायण में जब आप किष्किंधा कांड के बारे में पढ़ते हो, किष्किंधा पार्ट जो आता है, तो बोला किष्किंधा इसी रीजन को बोला जाता था। तो ये बात तो होगी कर्नाटका की तरफ से क्लेम। जबकि आंध्र प्रदेश की तरफ से बोला जा रहा है कि जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम्स जो है उसकी तरफ से अगर हम देखें तो बर्थ प्लेस वहाँ पर थिरुमाला हिल्स में है, जो 7 हिल्स है थिरुमाला की उधर। तो हमारे लिए देखो यहाँ पर हनुमान जी कहाँ पैदा हुए कहाँ नहीं, वो तो देखो बाद में रिसर्च होगी और क्लैरिटी आएगी तब पता पड़ेगा। बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अंजयानाद्री हिल्स कहाँ पर है, तुंगभद्रा वैली, हम्पी, कर्नाटका। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा कि थिरुमाला हिल्स कहाँ पर है, रिसेंटली न्यूज़ में थी, आंध्र प्रदेश। ये 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल में देखो थोड़ी सी कि रामायण के पर्सपेक्टिव से बताई हुई चीज़ें वो हमारे एग्जाम में काम नहीं आएगी, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। अब बात करते हैं हम रुपए की। रुपया पिछले 9 महीनों में बिल्कुल लोवेस्ट ट्रेड कर रहा है, जो कि क्यों हुआ और साथ में आगे क्या होने वाला है इसकी वजह हम जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि रुपया अभी $1 यूएस के कंपैरिजन में कितना चल रहा है, इसका स्टेटस 75.4। तो आप देखोगे कि लगभग 4.2% लो परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 हफ्तों के अंदर अंदर। तो इसके पीछे वजह क्या है? सबसे पहली वजह कोरोना वायरस के केसेस आ जाना। दूसरी वजह आरबीआई ने जो अभी GSAP अपनी जो पॉलिसी प्रोग्राम जो लॉन्च किया है, जिसका नाम है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम। इसमें आरबीआई मार्केट से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज करेगा। अब आरबीआई अगर मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज करेगा, दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी आएगी कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं। अब जब मार्केट में रुपए की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो मैंने आपको बताया था कि जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है। तो ऐसे में रुपए की क्वांटिटी बढ़ रही है तो इसके क्या हो गया, रुपए की वैल्यू डाउन हो गई। इसके अलावा एक फैक्टर और है, वो क्या, क्योंकि यूएसए में अब क्या है, एक लहर चल पड़ी है कि यूएसए में अब ट्रेड या फिर यूएसए की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, अच्छा खासा परफॉर्म करने वाली है। तो एक तरफ तो यूएसए की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी तो डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, और दूसरी तरफ हमारे कोरोना वायरस केस आ रहा है तो इसकी वजह से हमारा रुपया बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे में डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की अगर हाल देखो तो खस्ता होती चली जा रही है। और ये एक्सपेक्टेड है फ्यूचर में कि लगभग 78-79 रुपीज़ तक भी पहुंच सकता है। 77 to 78 रुपीज़ पर डॉलर के हिसाब से भी मार्केट में काम हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि क्या बनता है पूरा सिनेरियो। अब देखो रुपया अगर देखो डाउन होता है ना, तो उसका एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है कि वो ज़्यादा माल को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इंपोर्टर्स को इसमें लॉस होता है। दूसरी तरफ एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा इन्वेस्ट करने आते हैं इंडिया में। जब कोविड-19 जैसे केसेस बढ़ते चले जाते हैं ना, तो इसमें सबसे चिंता का काम तो क्या हो गया कि इकोनॉमी जो है वो फिर से डिरेल हो सकती है, प्रॉब्लम में आ सकती है। तो ऐसे में लोगों का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है इकोनॉमी पे और वो पैसा निकाल के ले जाते हैं। तो ऐसे में एफपीआई भी डाउन हो सकता है। वो चीज़ें देखो टाइम बताएगा सारा। बाकी फ़िलहाल जो माहौल है वो कुछ ऐसा है जिसमें रुपया डिक्लाइन कर रहा है और डॉलर स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इकोनॉमी पेज से। देखो एनसीएलटी का जो ऑर्डर है जिसमें ये कहा है कि स्पेक्ट्रम जो है, स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया था, ये एक तरीके से एयर में स्पेस होता है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन किया जा सकता है। एक फिक्स बैंड होता है जिसके थ्रू आप दो मोबाइल फ़ोन्स के बीच में बातचीत कर सकते हो। तो ये जो बैंड है इसी को स्पेक्ट्रम बोल दिया गया है। तो स्पेक्ट्रम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, पर कुछ केवियट्स के साथ में। केवियट का मतलब होता है वार्निंग्स के साथ में, कुछ आप कहोगे कंडीशंस के साथ में। तो एनसीएलटी के इस ऑर्डर का मतलब क्या है वो हम जानते हैं। देखो कल ही केस था, कल ही आर्टिकल आया था जिसमें हमने देखा था कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने अपनी तरफ से ट्यूसडे को एक रूलिंग दी
कि टेलीकॉम कंपनीज अगर इंसॉल्वेंट हो जाती हैं और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर में उनके खिलाफ रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है, तो ऐसे में वो स्पेक्ट्रम को एक ही कंडीशन में ट्रांसफ़र कर सकती हैं खरीदने वाली कंपनी के पास में, जब केवल वो एक ही कंडीशन क्या होगी कि जब वो गवर्नमेंट से जब ऑक्शन हुआ, देखो नीलामी होती है स्पेक्ट्रम्स की, तो गवर्नमेंट तो नीलामी के टाइम पे दे देगी टेलीकॉम कंपनी ए को। अब टेलीकॉम कंपनी ए है वो हो गई इंसॉल्वेंट, ठीक है, बर्बाद हो गई, पैसे नहीं दे पा रही है, चुका नहीं पा रही है उधारी वालों को। तो फिर बी कंपनी आती है रोल में और इस ए कंपनी को टेक ओवर करने की बात करती है, हो जाता है फाइनल। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम भी फिर ए को, ए के स्पेक्ट्रम, ए ने जो गवर्नमेंट से स्पेक्ट्रम खरीदा था वो स्पेक्ट्रम बी को जाएगा। पर यहां पर एनसीएलटी की रूलिंग क्या है कि गवर्नमेंट को अगर ए ने टाइम पे पैसा नहीं चुकाया तो ये ट्रांसफर नहीं होगा। ये है मेन बात, समझ गए कि गवर्नमेंट ने ए को बेचा और ए ने फिर बी की और ए के बीच में बातचीत हो गई और बी ने कहा कि मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी खरीद लूंगा, तुम्हारा सारा कर्जा मेरा, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी। तो ऐसे में स्पेक्ट्रम भी ए के पास में जो है वो बी का हो जाएगा। पर कंडीशन क्या लगा दी एनसीएलटी ने कि भाई ये सरकार की प्रॉपर्टी है स्पेक्ट्रम, ये कुछ टाइम के लिए ही लाइसेंस दिया जाता है। ऐसे में ए पर ऑब्लिगेशन है कि वो पहले गवर्नमेंट के जो भी ड्यूज हैं, जो भी बचा कुचा पैसा है उसको पहले चुकाए, फिर उसके बाद में ट्रांसफ़र करे। तो ये है पूरा मुद्दा, ठीक है। तो इसी चीज़ पे देखो कुछ एक्सपर्ट्स ने ये कहा है कि ऐसे तो जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में बोलो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, बट एनसीएलटी ने अपनी तरफ से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो लाइसेंस जिसके पास में है ना, जिस भी टेलीकॉम कंपनी के पास में, पहले उसको ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे। अगर ड्यूज क्लियर नहीं किए तो स्पेक्ट्रम को फिर बाद में दूसरी कंपनी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकेगा, पहले गवर्नमेंट का पैसा चुकाओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा मुद्दा हो गया, पूरा न्यूज़पेपर हो गया, काम की चीज़ें, डिस्कशन भी यहीं खत्म है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।